वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का उसका जो एग्ज़ाम है प्रारंभ हो चुका है। तो आज फर्स्ट डेट था और तीनों शिफ्टों के मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो जो कैंडिडेट 26, 27 और 28 को अपना पेपर देने वाले हों, चाहे जीडी वाले हों, चाहे डीवी वाले हों, चाहे यांत्रिक वाले हों, तो आपके समझ में आ जाएगा कुल मिलाकर जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, कुल मिलाकर किस तरीके से पूछा जा रहा है, अर्थात इसका जो लेवल किस तरीके से है, चाहे आपका इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, किस लेवल की आ रही है। और आप यदि इस लेवल को कहीं ना कहीं ट्रेस करोगे तो आपके लिए बहुत ही मदद मिलने वाली है इस 1 से 2 दिन में। यदि किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम कल है तो आई थिंक वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और कहीं ना कहीं उसको एक हेल्प मिलेगी कुल मिलाकर जो पैटर्न है किस तरीके का आ रहा है। तो आपके समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन की बात करेंगे। तीनों शिफ्टों के मेरे पास क्वेश्चन है और जिस तरीके से मेरे पास जितने भी क्वेश्चन मुझको प्राप्त हुए तो मैंने कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो पहले हम फर्स्ट शिफ्ट से प्रारंभ करेंगे और एंड में थर्ड शिफ्ट पर बात करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपका पैसिव एंड वॉइस के क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं आपका एनरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं आप देखें तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिलाकर जो इंग्लिश पूछी जा रही है आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जा रही है। इंग्लिश का जो पैटर्न देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट ही जा रहा है, हार्ड आपकी इंग्लिश पूछी नहीं जा रही है। मैं बात करें ईडियम्स एंड फ्रेज से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था और नेक्स्ट की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। तो कुल मिलाकर इस तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका फ्रेज और आपका नरेशन, वॉइस, ये सब कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से पैटर्न होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जियोमेट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही रेक्टेंगुलर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। जो मैथ का जो लेवल रहा था, मैथ का भी लेवल आपका ज़्यादा ईजी नहीं कह सकते, आपका जो लेवल था थोड़ा मॉडरेट लेवल ही था। इसके बाद हम देखिए कल का जो एग्ज़ाम हो जाएगा, कल के एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे आपकी जो कट ऑफ है किस कैटेगरी की और किस बैच की, कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, कुल मिलाकर जो पैटर्न है इस तरीके का पूछा जा रहा है। वहीं रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में वही सेम है जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे गए। आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, आपका डायरेक्शन ब्लड रिलेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार रीजनिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आप जब प्रैक्टिस करोगे तो भी आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। आप ये सोचें कि रीजनिंग है हम इसको तो वैसे ही कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप कहीं ना कहीं भटकते रह जाओगे और आपका जो टाइम है निकल जाएगा और आप यही देखते रह जाओगे ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे लेकिन फिर भी हम इनको नहीं कर पाए। तो आप देखिए कहीं ना कहीं बाद में पछताने से बेटर रही है कि आप आज मेहनत करें और 1 से 2 दिन यदि आप लगातार कंटिन्यू देखिए, आप रात भर भी जग लेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। तो वही बात करें फिजिक्स की डायमेंशन पूछी गई थी डेंसिटी की। तो मैं आपको डेंसिटी की देखिए विद सॉल्व आपको क्वेश्चन में बताऊँगा, जितने भी क्वेश्चन मुझको प्राप्त हुए मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। तो डेंसिटी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा M=VD। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो M है वो आपका द्रव्यमान है, वहीं आपका जो V है वो आपका आयतन है और D आपका यहाँ पर डेंसिटी मेंशन करता है। आपको द्रव्यमान की विमा पता होगी और वहीं आपका आयतन की विमा भी पता होगी। तो आयतन की जो विमा होती है L3 होती है और जब हम L3 को और M के साइड लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो भाग में चला जाएगा तो इसकी जो विमा है डेंसिटी की जो विमा है आपका ML⁻³ हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आगे भी आप यहाँ से देख सकते हैं जो फोर्स है और साथ साथ में जितनी भी मेन विमा है उनको एक बार अवश्य देख जाएं। आपकी विमा से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। वही न्यूमेरिकल पूछा गया था आपका थर्मल ग्रेविशनल से आपके न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक फिजिक्स का जो पैटर्न बताया जा रहा था, जितने भी कैंडिडेट से मेरी ये भी बात हुई है तो उन्होंने 2 से 3 कैंडिडेट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था जो फिजिक्स का जो पैटर्न था थोड़ा कहीं ना कहीं हार्ड लेवल ही बता रहे थे। जितने भी कैंडिडेट थे हार्ड लेवल बता रहे थे, बोल रहे थे कि इस बार का जो लेवल है जिस तरीके से पहले पूछी गई थी फिजिक्स उससे कहीं ना कहीं थोड़ा और 21 पूछी जा रही है, 19 नहीं 21 ही पूछी जा रही है। तो अब देखिए बिल्कुल दिक्कत ना लें। यदि आपके लिए टफ़ क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ कैंडिडेट बैठे हैं जो एग्ज़ाम में तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं टफ़ क्वेश्चन बनने वाला है। तो अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप कहीं ना कहीं एक आइडिया लगाकर क्वेश्चन को भी टिक करें और कोई सा भी क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़कर ना आएँ। देखिए पहले आप उन क्वेश्चनों को ट्रेस करें
केवल जिनका आप आंसर अच्छी तरीके से जानते हो, आप बिल्कुल भरोसा हो, कॉन्फिडेंस हो, उनको ट्रेस करें और उसके बाद उन क्वेश्चनों को देखें जो क्वेश्चन आपसे बने नहीं थे, और उन क्वेश्चनों को आप बाद में आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। यदि आपसे 10 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और 10 क्वेश्चन देखिए मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि आपसे 10 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, इनमें से आपने यदि एक कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया है, यदि आपने पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया होगा, लेकिन आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक आइडिया लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली सही कर आ जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं जीके बहुत ही नॉर्मल पूछी जा रही है, बेसिक जीके पूछी जा रही है। बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? तो मैं आपको बताता चलूँ, बांग्लादेश जो एक देश है जिसकी राजधानी है ढाका पड़ती है, तो उसकी जो सीमा है भारत के 5 राज्यों से लगती है। तो आप क्वेश्चन को देखकर आराम से लगा सकते थे। मैं आपको यहाँ से बता दूंगा भारत की जो स्टेट हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, जो पहली स्टेट है वो असम है। इसके बाद आप यहाँ से नोट डाउन करें, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, वहीं आपकी जो मेघालय राज्य पड़ता है वो भी आपका बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। वहीं बात करें आपका जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी आपका बांग्लादेश से सीमा बनाता है। कहीं ना कहीं यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जो 1905 में था वो बंगाल ही था जिसका डिवाइड कर दिया गया था पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल पहले पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन सन 1971 ईस्वी में आपको पता होगा, आई थिंक 16 दिसंबर 1971 की बात है, और इस समय आपका जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी जो पाकिस्तान था, अब वह बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके जिसमें भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ या होगा आप वहाँ से आराम से इसको ट्रेस कर सकते थे। भारतीय तिरंगे झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी हो सकता है पहले चौड़ाई दी गई हो बाद में लंबाई दी गई हो। तो आप यहाँ से देखें, जो लेंथ एंड ब्रीथ है उसकी जो चौड़ाई अनुपात होता है उसका 3:2 के अनुपात में होता है, अर्थात इसकी जो लंबाई है 3 है तो वहीं उसकी जो चौड़ाई है 2 होगी। इस तरीके से आपका अनुपात रहेगा। वहीं भारतीय तिरंगे झंडे की बात करते चलें तो इसका जो कहीं ना कहीं आकार दिया था पिंगली वेंकैया ने दिया था, और 22 जुलाई 1947 को। इसी वजह से आपको पता होगा 22 जुलाई को झंडा दिवस भी बनाया जाता है। तो आप यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। लालटेन में तेल किस क्रिया के द्वारा ऊपर जाता है? तो जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा यदि आपने श्यानता का टॉपिक पढ़ा होगा, विस्कोसिटी वाला चैप्टर, तो विस्कोसिटी के कारण आपको पता होगा श्यानता के कारण जो भी तेल होता है आपका मिट्टी का केरोसिन तेल होता है वो लालटेन में श्यानता की मदद से ऊपर जाता है। तो डायनोमो का मुख्य कार्य क्या है? तो डायनोमो का मुख्य जो कार्य होता है आपका यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना ही डायनोमो का मुख्य कार्य होता है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में इक्विपमेंट्स हैं इनको एक और अवश्य देख जाएं कि कौन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको देखें, इसके पैटर्न पर आप हो सकता है डायनोमो की जगह आपका कहीं ना कहीं जो माइक्रोफोन है वो पूछ लिया जाए। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो स्लोगन दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल सेम ही है, चौधरी कंपटीशन क्लासेस। आप जैसे ही सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, तो वहाँ से आराम से इस पीडीएफ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पीडीएफ में ही मैं आपके लिए क्या है क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूंगा, इनके जो आंसर हैं उनको भी साथ साथ में मेंशन करा दूंगा। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट पे आप यहाँ से देख सकते हैं जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को देता है। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, जो प्रेसिडेंट है जो अपना त्यागपत्र देगा कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो जो राष्ट्रपति का जो आपको पता होगा जो 52 है आर्टिकल, उसमें सबसे पहले यही लिखा गया है कि आपका देयर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात कही कि राष्ट्रपति होगा। फिर उसके बाद आपका 53 में पता होगा आपका एग्जीक्यूटिव पावर एंड उसका जो कार्य है वर्किंग प्रोसेस है क्या रहेगा। तो इस तरीके का आपको पता होगा। इसमें कुल मिलाकर जो भाग 5 है, भाग 5 का आपको पता होगा, इसमें कुल मिलाकर 52 से 151 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, और भाग 5 में आपका यूनियन की बात की गई है। तो जिसमें आपको पता हो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, चाहे आपका पार्लियामेंट से संबंधित हो, आपका कोर्ट से संबंधित हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जितनी भी नॉलेज मिलेगी आपको पार्ट 5 के थ्रू मिलने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। तो कुल मिलाकर जो राष्ट्रपति पर एक महाभियोग भी लगाया जाता है आपको पता होगा। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत काफ़ी यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, हो सकता है आने वाले
मीटिंग में आपका एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। और वहीं जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आर्टिकल 63 के अंतर्गत होता है। तो आप यहाँ से इसको भी देख जाएं। और कुल मिलाकर जो टाइटन है ग्रह के उपग्रह, टाइटन जो है किसका उपग्रह, तो टाइटन आपको पता होगा शनि का एक उपग्रह, शनि एक ग्रह है और कुल मिलाकर शनि का जो उपग्रह है वह टाइटन है। और कुल मिलाकर आपको पता होगा 8 ग्रह हैं। और ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी आपके लाइट हैं, हैवी हैं, और कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है, ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं और उनको एक बार अवश्य देख जाएं। जितना भी आपका देखिए, कहीं ना कहीं जो जीके है बहुत ही बेसिक पूछी जा रही है, लेकिन मैथ की बात करें और वहीं आपका फिजिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मॉडरेट मैथ को कह सकते हैं, वहीं हार्ड आपको फिजिक्स को कह सकते हैं। फिजिक्स बहुत ही हार्ड पूछी जा रही है, तो आप बिल्कुल दिक्कत ना लें। और भी आपका यहीं कहीं ना कहीं आप इनसे कवर अप कर सकते हो। और आपके लिए हार्ड है तो जो आपके साथ कैंडिडेट बैठते हैं उनके लिए भी हार्ड होने वाली है। संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, तो संसद आपको पता होगा, यदि आपने थोड़ा भी बहुत न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं डेली किसी न किसी न्यूज़ में आ ही जाता होगा लुटियंस की दिल्ली। तो जो संसद भवन का डिज़ाइन किया गया था वह लुटियंस द्वारा किया गया था। और जहाँ भी आपसे पूछे दिल्ली का जो डिज़ाइन किया गया था, जो दिल्ली का जो डिज़ाइन किया गया था कहीं कहीं लुटियंस द्वारा ही किया गया था। संसद भवन की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका जो शिलान्यास किया गया था सन 1921 में किया गया था, लेकिन जब बनकर 1927 में हुआ था तैयार। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लॉ ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। इनर्शिया आपको पता होगा, आपका जो जड़त्व है उससे संबंधित आपके एक पैटर्न दिया गया था कि जब एक बस खड़ी है और अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो कौन सा यहाँ पर लॉ लगता है, और वहीं एक बस जब चल रही हो और अचानक उसमें ब्रेक लग जाए तो उस पर कौन सा कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा इनर्शिया कुल मिलाकर 3 प्रकार के इनर्शिया होते हैं, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया एंड मोशन ऑफ इनर्शिया। तो कहीं ना कहीं आपने इनर्शिया जब पढ़ा होगा, जब जड़त्व पढ़ा होगा, जब आपने गति वाला चैप्टर पढ़ा होगा, और गति के जब 3 नियम आते हैं तो कहीं ना कहीं उन 3 नियमों में ही आपका इनर्शिया पहले ही समझा दिया जाता है। तो बहुत ही देखिए फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है वही हार्ड वर्क नहीं, लेकिन यदि आपके फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हैं तो 10 में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको बहुत ही नॉर्मल देखने को मिल जाएंगे, या बिल्कुल फिट है। और वहीं आपका जो सेम पैटर्न मैथ एंड फिजिक्स रीजनिंग पूछा गया था सेकंड मीटिंग में ही। आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट का जो लेवल था थोड़ा कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट के जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे सेम उसी पैटर्न पर रहा था। आपका जो थोड़ा अप डाउन हो गया था इस तरीके से, यदि इसमें नरेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसमें आपके एक्टिव एंड वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2 से 3, लेकिन पैटर्न वही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था इंग्लिश का जो पैटर्न पूछा गया है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप सेम पूछी गई आपका कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, ये सब कुछ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप लगातार इनकी जब प्रैक्टिस करोगे, केवल अपनी प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इनको क्या है कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो उनको हैंडल कर पाओगे। वही जो तीसरी शिफ्ट है, और आपको पता होगा कुल मिलाकर एक दिन में 3 शिफ्ट कराई जाती हैं इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। तो जो तीसरी शिफ्ट थी, तीसरी शिफ्ट के भी क्वेश्चन मेरे पास आई हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा घनत्व तो किस ग्रह का है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ विच प्लेनेट तो पूछा गया था। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वह बुध का होता है, मरक्यूरी का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। वहीं पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो देखिए पुलिकट जो झील है कहीं ना कहीं तमिलनाडु में स्थित है और यह 2 राज्यों के बीच स्थित है। आपको पता होगा इस तरीके से इंडिया है और यहाँ से इसको देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है आपका, तमिलनाडु इधर आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की यह सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, और यहीं आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, वह श्री हरिकोटा के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपका क्या है कि जो भी आपका परीक्षण होता है यहाँ से सतीश जो अंतरिक्ष केंद्र है यहीं से होता है। तो आंध्र प्रदेश और पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो सीमा है, जो दोनों राज्य उनकी सीमा पर स्थित है आपकी पुलिकट झील। वहीं 84% आपका आंध्र प्रदेश में आती है, तो वहीं 16% आपकी यह तमिलनाडु राज्य में आती है। तो आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप आराम से इसको हैंडल आउट कर सकते थे अपने एग्ज़ाम हॉल में।
और वहीं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपका निकट दृष्टि दोष पूछ ले, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इनको एक और अवश्य देख जाएँ। फिजिक्स देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, यदि आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं तो कहीं ना कहीं उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही होंगे। तो आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, ये टेंशन ना लें कि क्या होगा, फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड बता रहे हैं। तो जो कैंडिडेट 26, 27, 28 को अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए इससे क्या होता है कि वह हाइपर हो जाते हैं पहले से ही, तो जब अपना एग्ज़ाम देते हैं तो और भी उनकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, किस तरीके का पैटर्न होगा ये सब कुछ उनके पहले से ही ज़्यादा बता दिया जाता है। फिजिक्स इस तरीके से पूछी जा रही है, देखिए हार्ड पूछी जा रही है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन उसमें से क्या है कि 70 to 60% आपकी हार्ड है और वहीं कहीं ना कहीं 30 से 40% आपकी नॉर्मल है। तो अब और देखिए आपका जीके है, जीके देखिए आपने देखा ही होगा किस तरीके का बहुत ही नॉर्मल पैटर्न आ रहा है, तो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सियाचिन किन देशों के मध्य है, तो सियाचिन आपको पता होगा लगातार पाकिस्तान और भारत के मध्य ही स्थित है, और दुनिया का यह सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध का इलाका भी है। तो आप यहाँ से इसको हो सकता है कि ये भी पूछ लिया आपके एग्ज़ाम में। आपको पता होगा एक 1984 में जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने अपने अड्डे भी बना लिए थे, चौकियों पर कहीं ना कहीं अपना जमाव कर लिया था 1984 में, आपको पता होगा। और ऑपरेशन मेघदूत के ज़रिए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के जो जितने भी चाहे आतंकवादी हों चाहे वो सेना के आदमी हों, उनको खदेड़ कर ऑपरेशन मेघदूत के ज़रिए वहाँ से खदेड़ दिया था। तो हो सकता है कि आपको पूछ ले ऑपरेशन मेघदूत किस सन में हुआ था या फिर किससे संबंधित, तो आप यहाँ से इसको भी याद कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले स्थापित कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं आप 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। 10 क्लास की जो आपकी जो सोशल साइंस होती है उसमें आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए बहुत ही नॉर्मल जीके तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पूछी जा रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको पता होगा अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी, इसका जो हेडक्वार्टर था वह लंदन में ही था, और यह सूरत में स्थापित की गई थी सबसे पहले सन 1600 ईस्वी में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था बाहर से व्यापार करना। तो चीनी खरीदना सबसे अच्छा कहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो यदि आपने फिजिक्स थोड़ा देखिए ज़्यादा गहरी नहीं, थोड़ी भी यदि आपने डीपली ज़्यादा डीप नहीं थोड़ा भी डीप पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को आराम से ट्रेस कर पाओगे। आपको पता होगा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है कि किस वस्तु का जो वेट है कहीं ना कहीं कहाँ पर अधिक होगा। तो इस तरीके से आपको पता होगा यह पृथ्वी है, यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर आपके पोल्स पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पोल्स होता है, यहाँ पर थोड़ी जो पृथ्वी होती है चपटी होती है, और इसका जो सेंटर होता है इक्वेटर लाइन की अपेक्षा थोड़ा कम दूर होता है। तो इस वजह से आपकी जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन की अपेक्षा आपका जो ध्रुव होता है, ध्रुवों पर डेंसिटी जो आपकी ग्रेविटी होती है अधिक होती है। तो ग्रेविटी अधिक होने के कारण आपको जो चीनी खरीदना अच्छा होगा वह पोल्स पर ही अच्छा होगा, अर्थात आप ध्रुव पर अधिक। देखिए यदि आप सेम चीनी को तोलोगे तो ध्रुव पर आपकी ज़्यादा आएगी, और वहीं की बात करें तो आपका जो इक्वेटर लाइन है, जो भूमध्य रेखा है, वहाँ पर कम आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम कल देने जा रहे हैं, तो क्या है कि उन सभी कैंडिडेट से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आपके पास आज रात का ही समय है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रैवल करते हुए आप क्या है कि अपना जीके वाला पोर्शन देख सकते हैं, और फिजिक्स भी देख सकते हैं, और मैथ्स के आपके क्या है कि फॉर्मूले भी याद कर जाएं। और आप ट्रेवलिंग के दौरान ही सब चीज़ को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप आराम से जब ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उस दौरान क्या है कि जीके के क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिट होगा। यदि अंत समय में आप एक शेड, आपको पता होगा इसमें एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो देखिए मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा। जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम कल देने जा रहे हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अपना, और वहाँ से कांटेक्ट कर मुझे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकती हो। जिस तरीके से किसी कैंडिडेट के ज़रिए आपके पास यह क्वेश्चन पहुँचे और
आने वाले जो कैंडिडेट हैं 27 और 28 को, यदि आपके ज़रिए उन कैंडिडेट के जब पास क्वेश्चन पहुँचे आपके, तो इससे अच्छी है और कोई बात हो नहीं सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कल।